यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत सर। देखिए, कल शाम को जो है एकदम देर रात में यहाँ पर फाइनल आंसर की अपलोड कर दी गई है। ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये सेट नंबर 1 ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ये है, सारा ये सब अपलोड कर दिया गया है। तो आप यहाँ से अपना फाइनल आंसर की मिला सकते हैं आकर के, चाहे आप 11-12 का मिलाना चाहें, 9-10 का मिलाना चाहें, या फिर जो है आपको प्राइमरी लेवल का आप मिलाना चाहें, तो आप आकर के यहाँ पे आराम से मिला सकते हैं। आपका एक नंबर, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि 5 से 6 नंबर जो है वो अप्रॉक्स सबके बढ़ ही गए हैं। पहले की तुलना में लगभग सबके लगभग 5-6 नंबर का जो है बोनस मार्क्स एक तरह का मिला हुआ है। बाकी आप अपना चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कितना आपको क्या मिला है। और ये तो रही आंसर की बात। अब चलिए मैं बताता हूँ आंसर की आपका आने के बाद क्या मार्क्स कट ऑफ जाने का जो है उम्मीद हो सकता है, और क्या अब आपका आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। उसके बाद कितना बदलाव हुआ और इस बदलाव के बीच फिर मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दी तो बीएड डीएलएड वाला विवाद बढ़ा लास्ट मोमेंट में। उसके बावजूद एग्जाम भी कंडक्ट हुआ, आशा दी गई बिहार सरकार के द्वारा कि एग्जाम दीजिए, आगे इसका कुछ उपाय निकाला जाएगा। शायद इसी आशा को अमलीभूत करने के लिए बिहार सरकार लगातार जद्दोजहद कोशिश कर रही है, एसएलपी दायर की है। अब मनसा जो भी बिहार सरकार का हो, क्योंकि बिहार सरकार शुरू से इस बात को समझ रही होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी महाधिवक्ता है, लीगल एडवाइजर है, लीगल एक्सपर्ट है, कि आगे चल करके क्या होना है उनको सब पता होगा। तो कहीं ना कहीं चूंकि आगे इलेक्शन है, तो मे भी कि इलेक्शन को लेकर के डायरेक्ट कुछ बातें नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाया, उसके बाद वेस्ट बंगाल भी दोबारा गया कोर्ट में, सेम मुद्दे को लेकर के वेस्ट बंगाल को भी लौटाया गया, फिर बिहार सरकार वहां एसएलपी दायर की, फिर उसको वापस ली, अब फिर दोबारा से ये प्रोसेस आगे बढ़ा हुआ है। तो लगातार विवादों का केंद्र ये चीज बना हुआ है, और इसमें छात्र सबसे ज्यादा गुमराह हो रहे हैं, छात्र सबसे ज्यादा परेशान है, खास करके बीएड वाले अभ्यर्थी इतना ज्यादा परेशान है। कभी उनका पूरी तरीके से लगता है कि अब हमारा सारा आशा का किरण समाप्त हो चुका है, वो पूरी तरीके से आगे का सोचते हैं, लेकिन फिर वैसा कुछ मामला हो जाता है, फिर उनको दिखने लगती है कि नहीं, लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव, हाँ संभव है, पॉजिटिव कुछ हमारे लिए हो सकता है। लेकिन शुरू से बात होता है कि जैसे हम लोग भी बोलते हैं, तो एक तो अंदाजा जरूर होता है परिस्थितियां देख करके कि जब सुप्रीम कोर्ट सुना दी, एनसीटी सारी बातें बोल दी, तो हम चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, दोनों बच्चे मेरे लिए समान है, कहीं से भी हम पक्षधर हो नहीं सकते हैं। लेकिन तब भी बिहार सरकार झूठ मूठ का चाहती तो एग्जाम लेने से पहले भी बीएड वाले अभ्यर्थी को क्लियर कर सकती थी, हाँ, लेकिन पैसा लौटाना नहीं था, एग्जाम ली, उसके बाद फिर चाहती तो इस मामले को वहीं पर दबा सकती थी, लेकिन फिर एसएलपी दायर की। तो घुमा फिरा करके हमको लगता है कि जस्ट कुछ दिन मामले को आगे लेकर के जाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, अपने से डायरेक्ट नहीं क्लियर करना चाहती है कि अब ये संभव नहीं है, तो ये कोर्ट से कहवा देना चाहती है। हमने तो प्रयास किया, कोर्ट का डिसीजन विपरीत रहा, तो मे भी जो भी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि रिजल्ट कब तक। तो अभी तो आप देख रहे थे कि 16 तक रिजल्ट दिया जाना चाहिए था, पहले 13 को, फिर उसके बाद 16 को, लेकिन फिर सुनते हैं कि 20 को इसको डेट बढ़ा कर रहा है कि 20 में तक सुनवाई है, तो मे भी 20 के बाद फिर इसका रिजल्ट दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि 20 को सही में दिया जाएगा या फिर इसका डेट एक्सटेंड होगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से 13 अक्टूबर को एक पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया अपने तमाम पदाधिकारी को कि छुट्टी रद्द करने के संबंध में, कि अभी इतनी बड़ी बहाली को प्रोसेस करना है, आगे बढ़ाना है, तो तमाम पदाधिकारियों की जिला स्तर तक में छुट्टी रद्द कर दी जाए, तो लगा कि कहीं ना कहीं लग रहा है पॉजिटिव है, तुरंत रिजल्ट देगी और इन बच्चों को तुरंत ज्वाइनिंग भी कराना है। तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई भी प्रतीत हो रहा था। तो अब देखना है कि इसमें दो संभावनाएं बन सकती है। अगर 20 तारीख को फुल एंड फाइनल कुछ भी डिसीजन आता है, तो उसके तुरंत बाद सारे रिजल्ट एक साथ पब्लिश हो सकते हैं। नहीं तो अब लगता है कि 1 to 5 का रिजल्ट कुछ दिन के लिए मे भी अवेटेड रह जाए, और बाकी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट निश्चित रूप से सरकार जारी कर सकती है। क्योंकि हड़बड़ाहट इसलिए भी है कि जिस हड़बड़ी में स्टेट का नोटिफिकेशन निकाला गया, जिस हड़बड़ी में 2 से 3 दिन गैप देकर चौथे दिन स्टेट का एग्जाम ले लिया गया, और जिस तरीके से 12-15 दिन एग्जाम चला और 15 दिन गैप करके तुरंत इसका रिजल्ट दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को यह हड़बड़ी जरूर था कि नेक्स्ट वैकेंसी भी हमको, जो 70,000 प्लस वैकेंसी देने की बातें चल रही थी, उसको हम शीघ्र देंगे, और कहीं ना कहीं इस दोनों बच्चे का गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर हम एक साथ बांटेंगे। कुछ भी प्लानिंग हो सकता है गवर्नमेंट का, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है। तो जो भी इससे रिलेटेड बातें हो, तो हमको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो 18-19 अक्टूबर को नेक्स्ट नोटिफिकेशन वैकेंसी का आना था, उसमें भी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह का विलंब संभव है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं देगा तो तुरंत फिर आपका कैसे नोटिफिकेशन जारी करेगा। सर, जिस तरीके से अतुल सर के द्वारा बोला गया था कि पहले हम 11-12 का रिजल्ट घोषित कर देंगे, उसके बाद 9-10 का घोषित करेंगे, जब शुरुआत में चल रहा था, विवाद चल रहा था, 11 तारीख को जो आया था, 11 अगस्त को, उसके बाद उन्होंने बोला कि ज्यादा समस्या होगा, सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं आएगा या शिक्षा विभाग से मुझे कोई गाइडलाइन नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 to 5 में डीएलएड का रिजल्ट घोषित करेंगे, बीएड के लिए रोक देंगे। ये भी संभव हो सकता है। संभव तो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अतुल प्रसाद सर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस बीच में वो हमेशा अपना प्रयास करते रहे कि अपने तरफ से वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जितनी जल्दी शीघ्र हम रिजल्ट दे दें। अब सवाल यह है कि अतुल प्रसाद सर अकेले निर्णय लेने में संभव नहीं है कि वो अकेले कुछ भी निर्णय लें, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग जो भी गाइडलाइन जारी करेगी, निश्चित रूप से बीपीएससी वही फॉलो करेगी, और शायद यही कारण है कि सब चीज करते हुए भी रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। अभी आप ट्वीट भी आप देखे होंगे, 43-29 की बात बोले कि छात्रों को भी बोले कि थोड़ा संयम बरत करके आप रहिए, हम लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 38 जिला की बात है, 43 तरह का इसमें पोस्ट है, तो हर बात को उन्होंने बोला थोड़ा संयम बरतिएगा, तो हम शीघ्र इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं। तो उनके तरफ से प्रयास में मेरे ख्याल से कोई भी कमी नहीं है। सर, अभ्यर्थी एक आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ी वैकेंसी आजादी के बाद आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं बिहार सरकार ये भी चाह रही है कुछ दिन लेट हो, क्योंकि प्रचार प्रसार हो जाए, बिना प्रचार प्रसार का इतना ज्वाइनिंग कराना भी संभव नहीं है, ये अभ्यर्थी लगा रहा है, इसी कारण से लेट किया। एक्चुअली में देखिएगा तो कहीं ना कहीं
दिख रहा है इस तरह की बातें, और युवाओं को बदलते भी देर नहीं लगती है। और युवाओं को क्या चाहिए, उनको वैकेंसी से मतलब है। इतने दिन तक लगातार वैकेंसी रोके रही और लास्ट मोमेंट में जाकर के वैकेंसी कभी बाहर आ रही है। सवाल ये उठता है कि ईयर आप कम ही वैकेंसी देते, ईयर बाय ईयर लगातार क्यों नहीं आप वैकेंसी दिए? कारण तो प्रश्न चिन्ह तो बहुत जगह उठाया जा सकता है। आप देखेंगे कितने ऐसे छात्र हुए लगातार हड़ताली बाग, गर्दनी बाग, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, जद्दोजहद करते रहे, सातवें चरण छठे चरण करते रहे, लेकिन लास्ट में चल करके नया सीन आ गया। तो उसमें कितने बच्चे शिकार भी हुए, कितने का टाइम बर्बाद हुआ, कितना का एज लैप्स हुआ, तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन आखिर जो गवर्नमेंट चाह रही है तो निश्चित रूप से वही होगा। हमेशा हम बोलते हैं कि बहुत बातें आपके हाथ में नहीं होती है, तो वो आप दूसरे से गाइड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अभी भी वही चीज हम लोग तमाशाबीन बने हुए हैं और बने रहना भी है। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन अपना जारी करेगी उसके हिसाब से हमको फॉलो करना है। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं, रिजल्ट में भी कि 2-4 दिन आगे या पीछे जारी हो, लेकिन उन छात्रों को हम खास करके कहना चाहते हैं कि जो इस बार स्टेट पास किए हैं उनका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम तो चाहते हैं कि आप एक वीडियो खास करके 9th 10th के लिए भी बनाएं कि किस सब्जेक्ट में कंपटीशन लेवल कितना हाँ जी, है। हाँ, उस पर एक बार बनाइए तो बहुत छात्रों को इसमें थोड़ा सा सुविधा महसूस होगी। लेकिन उन छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि आगे के लिए अपना तैयारी आप कंटिन्यू रखें और लगातार तैयारी करते रहें। और नोटिफिकेशन में भी कि 1 सप्ताह 15 दिन लेट हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आना तय है। सर, एक अभ्यर्थी का ये आरोप चल रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी है जिसको एक बार मौका मिला 23 में, 24 में फिर मौका मिलने वाला नहीं है, 25 में मौका मिलने वाला नहीं है, कब मौका मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि इस बार वो चूक जाते हैं या कोई भी कारण हो सकता है, उनका तैयारी ना हो या मिस्टेक हो या जो अभ्यर्थी इस बार बीएड फाइनल करेंगे या अगला साल फाइनल करेंगे या 1 साल बाद फाइनल करेंगे, उन लोगों के लिए कोई सरकार नहीं सोच रही। अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखें तो अभी जो 22-24 के सेशन वाले बच्चे हैं, उनका क्या, उनके बारे में जरा आप सोचिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपीयरिंग वाले को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि कितने छात्र अपीयरिंग वाले अगर बच्चों को मौका दिया जाए तो उनका भविष्य मुख्य धारा में आ सकती है, नहीं तो फिर मुख्य धारा से वंचित रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी प्रचलन चल गया है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों मामले में, कि इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी देंगे, फिर पूरा प्रोसेस होने में आधा समय हम लगाएंगे, फिर अगले इलेक्शन में वैकेंसी देंगे। आखिर इस बीच में, चूंकि सभी छात्रों की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं है, बहुत सारे छात्र सक्षम है, बहुत सारे छात्र सक्षम नहीं है, कितने जद्दोजहद मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके वो फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक बार गलती से चांस मिस कर गया तो फिर अगले 5 साल इंतजार करना होगा। यानी पिछले 3 साल 4 साल से तैयारी की है और फिर अगले 3-4 साल आपको वेट करना पड़ता है। तो कितना धैर्य आपको रखना होगा कि 7 साल 8 साल आप वेट एक वैकेंसी से दूसरे वैकेंसी में आप कर सकते हैं। तो कहीं ये गवर्नमेंट की नाकामी है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी का शिकार हम युवा लगातार बन रहे हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट को गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है। आप कम ही वैकेंसी दीजिए। जिस तरीके से आप बीपीएससी का भी एक तरीके से एग्जाम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, एसएससी यूपीएससी अपना एग्जाम कैलेंडर फॉलो कर रही है, क्या टीचर के लिए एग्जाम कैलेंडर नहीं जारी हो सकता है? बिल्कुल संभव है, ये गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होनी। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं। और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद अभी ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ऐप को जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा।
फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पे लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले जा के अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं, ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया, ये 300 भी का बढ़ रहा है और 47 से 52 लगभग 13% और 27% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जिनका लगभग कितना बन रहा है। हेलो, हाँ, रूम पे आ जाइए। तो कहने का मतलब हुआ और 53 से ऊपर नंबर कितना बन रहा है 1 to 5 एससी का 27%। तो आप खुद देखिए, पोलिंग मजाक कर रहे हैं आप लोग, हमको समझ में आ रहा है। और लगभग 32,000 अभ्यर्थियों ने पोलिंग किया है। कितना अच्छा लगता है कि आप सभी कम से कम भाग तो लेते हैं। तो मैं सीधे ज्यादा जो है 37% ऐसे अभ्यर्थी है जिसका नंबर 40 से नीचे है, तो वो अभ्यर्थी आप खुद देखिए, आप खुद बयान कीजिए कि रेस में क्या है ना। एक बार कमेंट में आप बताइएगा, एक बार कमेंट में बैठाइएगा, ठीक है। कमेंट में आप बोलिएगा 40 से नीचे जितने भी हैं, ज्यादा परसेंटेज इसी का है, 40 से नीचे वाले का है। इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं। तो मैं आधा वर्ग कहूँ जिनका भी अगर 40 है, 40 है तो बहुत है। 80 में अगर जिनका भी 40 है, जहां तक मेरा सेंस चल रहा है, पूर्ण अभ्यर्थी के लिए बोल रहा है 40 या 40 से ऊपर है तो आपको हटा नहीं सकता है। इससे कम भी रहेगा तो आप लमसम रहेंगे। यानी हम ये नहीं बोल रहे दो तरफा बात है, नहीं। आप 40 तक अगर इससे ऊपर है तब तो बल्ले बल्ले, इससे नीचे भी 1-2 नंबर फिर भी आपको डालने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप इसी प्रकार 80 फीमेल का देख लेते हैं। 80 महिला अभ्यर्थी जिनका 1 to 5 में कितना बन रहा है। महिला अभ्यर्थी का भी आप देख लीजिए, महिला अभ्यर्थी का भी देखिए, यहाँ पे आप मान लीजिए, ये देखिए सबसे ज्यादा पोलिंग इसमें हुआ है महिला का, लगभग 28,000 महिला अभ्यर्थी, 80 महिला अभ्यर्थी ने पोलिंग किया। उसमें 35 से 40 50% सबसे ज्यादा जो हुआ है, सबसे ज्यादा जो हुआ है इसमें पोलिंग हुआ है। आप खुद देखिए 35 से 41 में क्या हुआ, 35 से 41 इसमें ज्यादा हुआ है 50%। और बाद बाकी सभी का है, आप खुद देख लीजिए कितना परसेंटेज हुआ, 42-40। लेकिन सीधा शब्दों में कहें, जिन भी महिला का अगर 35 से ऊपर बन रहा है, 35 से ऊपर बन रहा है, 80 में है, तो वो अपने आप को सेफ माने, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 80 पुरुष अभ्यर्थी में। 80 जो भी 80 पुरुष अभ्यर्थी में आते हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुआ है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे ज्यादा पोलिंग हुआ है 40 से नीचे में, 40 से नीचे में एसटी अभ्यर्थी में भी ज्यादा पोलिंग हुआ है। आप खुद देखिए ना, लगभग 16,000 एसटी अभ्यर्थी 16 के वोट किए, उसमें ज्यादातर अभ्यर्थी किसमें 40 से नीचे। यानी जिनका भी 40 से ऊपर है एसटी में, महिला या पुरुष में, वो बल्ले बल्ले है, 40 से नीचे ही बन रहा है। यानी 35 से एबव है, SC ST कोई भी हो, महिला पुरुष, SC ST में कोई भी अगर 35-36 से ऊपर बन रहा है तो आप बल्ले बल्ले है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। महिला का भी देख लीजिए, महिला का भी देखिए आप, महिला का भी देखिए 80 महिला, ये भी लगभग 18,000
महिला अभ्यर्थी जो 80 में आती है, सही है कि गलत है ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम चलिए पोलिंग तो किए, तो 18,000 महिला करती है, 80 महिला में 50%, 100 में 50 महिला ऐसे हैं जिनका 40 से नीचे बन रहा है। अब बात बाकी ठीक है, 40 से ऊपर है, 52 से ऊपर है, इसको लेकर नहीं चलेंगे। ज्यादा अभ्यर्थी आप 50-50 हो गया है, 50% इसमें है 40 से लेके 52 तक, अब 50% 40 से नीचे, तुम 40 से नीचे वाले को लेकर चलेंगे। और जहां तक मेरा सेल्स जाता है, जहां तक मेरा सेल्स जाता है, मैं फिर बोल दूं जो भी 80 में आते हैं, कोई भी हो, मेल या फीमेल, कोई भी हो, अगर उनका उनका अगर 35 से ऊपर है, 35 प्लस है, तो आप सेफ चल रहे हैं। अपने आप को डरे और समझे में नहीं आप करना है। अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, कदम मेरा नहीं है, आप लोग के द्वारा वोटिंग